यूपी में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, भारी बवाल मचा। अभ्यर्थी हताश थे, निराश थे, सड़कों पर प्रदर्शन के लिए निकल पड़े थे। साथ ही सियासत भी चरम पर पहुंच गई। इस बीच आज यूपी की योगी सरकार ने युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर सख्ती दिखाते हुए इस परीक्षा को रद्द कर दिया है, ताकि इन युवाओं को दोबारा परीक्षा में शामिल होने का मौका मिले। पूरी कर दी है। बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, मांग पूरी कर दी वो लोग। ये जश्न किसी परीक्षा में पास होने जैसा है। ये जश्न उन छात्रों का है जो परीक्षा में मेहनत के दम पर सफल होना चाहते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में पुलिस परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद भारी बवाल मच गया था। अभ्यर्थी निराश थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक फैसले ने इनके चेहरों पर खुशी ला दी है। योगी जी ने हमारी मांग पूरी कर दी है। बहुत खुशी मिल रही है। धन्यवाद करना चाहते हैं, हमारी मांग पूरी कर दी वो लोग। दरअसल सीएम योगी ने छात्रों की शिकायत के बाद यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द करने का ऐलान किया है। योगी आदित्यनाथ ने एक पोस्ट के जरिए सख्त संदेश देते हुए 6 महीने के भीतर ही फिर से परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं। उन्होंने पोस्ट में कहा है कि आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा 2023 को निरस्त करने तथा आगामी 6 माह के भीतर पुनः परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं। परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है। अभ्यर्थियों और शिक्षकों के बीच जी मीडिया की टीम भी पहुंची। ये सभी सीएम योगी के फैसले की सराहना कर रहे हैं। कहा गया कि जहां से पेपर प्रिंट कराया जा रहा था, जिस कंपनी को ठेका दिया गया था, वहीं से पेपर लीक हुआ है। अब इस मामले में जल्द एफआईआर होगी और दोषी जो कंपनी के लोग हैं, जांच के बाद उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर बेहद नाराज हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि भर्ती परीक्षा दोबारा होगी। अगले 6 महीने के बाद ये 6 महीने के भीतर ये भर्ती परीक्षा की जाएगी और पूरी शुचिता के साथ इसको संपन्न कराया जाएगा। कहीं से भी कोई भी गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। जबकि शिक्षकों को भरोसा है कि अब आगे परीक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगी। परीक्षा रद्द कर दी गई है, ये सरकार का निर्णय ठीक है, लेकिन सरकार को सबसे पहले ये चीज उनको सुनिश्चित करनी है कि ये परीक्षा रद्द करके दोबारा करवाना कोई अंतिम समाधान नहीं है। हाल ही में 2 परीक्षाएं हुई, आरओ और ये आपका यूपी पुलिस, तो ये दोबारा ये परीक्षा लीक होना ये अंतिम समाधान नहीं है। सरकार इस चीज को सुनिश्चित करे ये चीजें ना हो। आपको बता दें कि इस परीक्षा के दोनों दिन यानी 17 और 18 फरवरी को दूसरी शिफ्ट के पेपर आउट हुए थे और जिस कंपनी को पेपर छापने का काम दिया गया था वहीं से पेपर भी लीक हुआ था। इस मामले में पुलिस भर्ती बोर्ड के अफसरों पर गाज गिरना तय मानी जा रही है। पुलिस भर्ती परीक्षा लीक मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है। आपको बता दें कि परीक्षा के बाद से परीक्षार्थी लगातार पेपर लीक को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जबकि इस मामले में राजनीति जमकर हो रही थी और ये अब भी जारी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर तंज कसते हुए पोस्ट किया है कि यूपी पुलिस आरक्षी परीक्षा का निरस्त होना युवाओं की जीत है और भाजपा सरकार के प्रपंचों की हार। पहले तो भाजपाई कह रहे थे कि पेपर लीक ही नहीं हुए, तो अब कैसे मान लिया? इसका मतलब अधिकारी और अपराधी मिले हुए थे और सरकार भी पीछे से अपना हाथ उनके सिर पर रखे हुए थी। लेकिन तमाम सबूतों के आगे चुनाव में ऐतिहासिक हार से बचने के लिए सरकार झुकने पर मजबूर हुई है। विपक्ष बीजेपी पर इस मामले में पूरी तरह से हमलावर नजर आ रहा है। फिलहाल छात्र अब आने वाले दिनों में नई तारीखों की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं ताकि मेहनत के बल पर परीक्षा पास की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और आइए अब आपको बताते हैं कि परीक्षा लीक मामले में बवाल कैसे शुरू हुआ। दरअसल यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के लिए इसी महीने यानी 17 और 18 फरवरी 2024 को पेपर हुआ जो लीक हो गया, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई। इस परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या करीब 48 लाख थी। आपको बता दें कि पुलिस फोर्स में 60,244 नौकरियां हैं जिनके लिए परीक्षा हुई थी। ये परीक्षा 2,385 सेंटर में हुई थी। ये सभी सेंटर उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में थे। लेकिन ये परीक्षा लीक हो गई और योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इस परीक्षा को आज रद्द कर दिया। मंदिरों से लगान वसूलने वाले कर्नाटक सरकार के फैसले पर पानी फिर गया है। दरअसल कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने विधानसभा में बिल पास करा, मंदिरों से टैक्स वसूलने का नया प्रस्ताव रखा था। संत समाज इस फैसले से नाखुश था, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर हमले तेज कर दिए। कर्नाटक सरकार एक तरफ मंदिरों से टैक्स वसूलने का बिल लाई थी, तो दूसरी तरफ अन्य धार्मिक स्थलों की अनुदान राशि बढ़ाने का प्रावधान कर दिया। लेकिन विधान परिषद में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, ये प्रस्ताव गिर गया। देखिए ये रिपोर्ट। ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಧರ್ಮದಾಯ ದತ್ತಿಗಳ ವಿಧೇಯಕ 2ನೇ कर्नाटक की कांग्रेस सरकार मंदिरों पर 10% टैक्स लगाने वाला विधेयक कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती संशोधन विधेयक 2024 लेकर आई थी। विधानसभा में विधेयक पास भी हो गया था, जिसके बाद संत समाज ने जमकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाया था। जब हिंदू मंदिरों पर टैक्स लगा तो इससे दर्दनाक दूसर कोई घटना हो ही नहीं सकती। अब कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल कर्नाटक सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा राजस्व वाले मंदिरों की आय पर 10% टैक्स वाला विधेयक शुक्रवार को राज्य विधान परिषद में यानी ऊपरी सदन में पेश किया, जिसे भारी हंगामे के बीच खारिज कर दिया गया। आपको बता दें कि 2 दिन पहले इस विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर दिया गया था। अब बीजेपी कांग्रेस सरकार को टैक्स वसूलने की बजाय आम जनता से दान लेने की सलाह दे रही है। ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕನ್ನ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಲಹೆನ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಣಕ್ಕೆ ಕನ್ನ ಹಾಕೋದ್ರ ಬದಲು ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುಂದೆನೆ ಒಂದು ಹುಂಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂದೆನೆ ಒಂದು ಹುಂಡಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟರೆ ಬಹುಶಃ ಬಂದಂತ ದಾನಿಗಳು ಅಲ್ಲೇ ದಾನ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ। बीजेपी ने विधान परिषद में सत्ताधारी पार्टी को करारा झटका देते हुए साफ कर दिया कि मंदिरों से भारी टैक्स वसूलने वाली कांग्रेस सरकार की मंशा ऐसे पूरी नहीं हो सकेगी। दरअसल कर्नाटक में विधान परिषद में बीजेपी के नेतृत्व वाले विपक्ष की संख्या कांग्रेस सरकार के सदस्यों से ज्यादा है। राज्य के ऊपरी सदन में बीजेपी और जेडीएस बहुमत में है। इस विधेयक पर फैसला लेने के लिए ध्वनि मत कराया गया था और इस बिल के पक्ष में सिर्फ 7 ही वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 18 वोट पड़े। कर्नाटक विधान परिषद में कांग्रेस के 28 एमएलसी, बीजेपी के 34 एमएलसी, जेडीएस के 8 एमएलसी और आईएनडी का 1 एमएलसी है। आपको याद दिला दें कि कर्नाटक सरकार के बिल कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती बिल 2024 के तहत किसी मंदिर की आय 1 करोड़ रुपए है तो उसे 10% और यदि मंदिर की आय 10 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ से कम है तो उसे 5% टैक्स कर्नाटक सरकार को चुकाना होगा। जबकि अन्य धार्मिक स्थलों के लिए अनुदान का प्रावधान किया गया था, जिसमें चर्च और वक्फ बोर्ड की अनुदान राशि में वृद्धि हो। मुस्लिम समाज से जुड़े वक्फ बोर्ड को करीब 100 करोड़ रुपए का अनुदान देने का प्रावधान है, तो वहीं ईसाई समाज से जुड़ी चर्च के लिए 200 करोड़ रुपए राशि का अनुदान देने का प्रावधान है। इसी तरह नए बिल में अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम के लिए 393 करोड़ रुपए की अनुदान राशि रखी गई है। कांग्रेस सरकार को इसका भारी विरोध झेलना पड़ रहा था, लेकिन अब कांग्रेस की राज्य सरकार को विधेयक को दोबारा पास कराने में दोबारा मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन सिद्धारमैया सरकार के लिए इसे पास कराना
आगे टेढ़ी खीड़ साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त की एक बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो गया है। अब्दुल मलिक दिल्ली से गिरफ्तार हुआ है। 8 फरवरी से फरार था अब्दुल मलिक। उत्तराखंड पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। हल्द्वानी हिंसा का मुख्य आरोपी है मलिक। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, अब्दुल मलिक की दिल्ली से गिरफ्तारी हो गई है। 8 फरवरी से अब्दुल मलिक फरार चल रहा था। उत्तराखंड पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो उत्तराखंड के बाद बीजेपी शासित असम ने यूसीसी की तरफ एक कदम बढ़ाया है। असम की हिमंता सरकार ने 89 साल पुराने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट पर चेंजेस किए हैं, उसे रद्द कर दिया है। उसकी जगह अब स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही मुस्लिमों की शादी का रजिस्ट्रेशन और तलाक के मामले का निपटारा होगा। इससे बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर रोक लगेगी। लेकिन ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF इस फैसले का विरोध कर रही है। तो समाजवादी पार्टी भी AIUDF के सुर से सुर मिला रही है। क्या है ये पूरी खबर, इस रिपोर्ट में समझिए। उत्तराखंड के बाद यूसीसी की राह पर असम। ब्रिटिश काल का मुस्लिम मैरिज एक्ट खत्म। अब मुस्लिमों पर स्पेशल मैरिज एक्ट लागू। लोकसभा चुनाव से पहले असम की हिमंता सरकार ने उम्मीदों के मुताबिक यूसीसी की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। असम सरकार ने 89 साल पुराने मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम को खत्म कर दिया है। कैबिनेट के इस फैसले पर मुहर लगाने की जानकारी खुद सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, असम कैबिनेट ने पुरातन असम मुस्लिम विवाह तलाक अधिनियम को निरस्त करने का निर्णय लिया है। इस कानून में दुल्हन और दूल्हे के 18 और 21 साल की उम्र के ना होने पर शादी के कानूनन प्रावधान थे। ये असम में बाल विवाह रोकने की दिशा में एक और अहम कदम है। The Assam Muslim Marriage and Divorce Registration Act 1935 নোহোৱা কৰা হৈছে বা খাৰিজ কৰা হৈছে। हिमंता कैबिनेट के इस फैसले को 2024 के महामुकाबले से पहले मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपको उस कानून के बारे में बताते हैं जिसे असम सरकार ने रद्द किया है। असम में मुस्लिमों की शादी और तलाक मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 के तहत होती थी। इसमें कम उम्र में भी निकाह को कानूनी वैधता थी और उसके पंजीकरण का प्रावधान था। जानकारों के मुताबिक इससे बाल विवाह को बढ़ावा मिल रहा था और ये शादी के लिए तय उम्र से जुड़े कानूनों के भी विपरीत था। अब 1935 का ये कानून रद्द हो चुका है। उसके मायने आपको बताते हैं। अब मुस्लिमों की शादी और तलाक से जुड़े मामले स्पेशल मैरिज एक्ट के दायरे में आएंगे, जिसके बाद कम उम्र में निकाह अवैध हो जाएगा। इससे राज्य में बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर पूरी तरह रोक लग जाएगी। असम में मुस्लिमों के विवाह तलाक के पंजीकरण के लिए नियुक्त 94 अधिकारी अब ऐसा नहीं कर सकेंगे। उनकी जगह जिला आयुक्त और जिला रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन का अधिकार दिया गया है। साथ ही शादी और तलाक से जुड़े तमाम रिकॉर्ड भी जिला प्रशासन के कब्जे में रहेंगे। जो भी गलत तरीके से अधिनियम दिए गए हैं किसी भी को विशेष, वह सभी को खत्म कर देना चाहिए और सामान्य नागरिक संहिता को तुरंत लागू कर देना चाहिए। असम सरकार के फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। एक विधान और समान अधिकार कुछ सियासतदानों को कबूल नहीं। विरोध का बिगुल फूंक रहे नेता दलील भी ऐसी दे रहे हैं जो किसी के गले नहीं उतर रही। मुसलमानों को भड़का के अपना वोट वो लोग पोलराइज कराना चाहते हैं जो मुसलमान नहीं होंगे। इसी के जरिए से बीजेपी गवर्नमेंट मर जाएगी असम में। बराबरी के अधिकार को नामंजूर करने वालों में समाजवादी पार्टी भी शामिल है। वो शरीयत का हवाला देकर हिमंता सरकार के फैसले पर विरोध जता रहे हैं। मुसलमान शरीयत के ऊपर और कुरान के हुक्म के ऊपर चलेगा। एक्ट कितने ही बनाते रहे, एक्ट बनते रहेंगे। क्या मुसलमानों से ये कहा जाएगा कि निकाह मत करो, कोई और तरीका इस्तेमाल करो? एक देश एक विधान की तरफ बढ़ते कदम से कुछ लोग परेशान हैं, लेकिन ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि हिमंता कई बार ये ऐलान कर चुके हैं कि वो असम में यूसीसी लागू करके ही रहेंगे।
साथ ही उन्होंने बहुविवाह पर रोक लगाने के लिए विधेयक लाने का भी वादा किया है। हालांकि उन्होंने संकेत दिए हैं कि राज्य के आदिवासी समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। अपने कड़े और चुनौती भरे फैसले लेने के लिए मशहूर हेमंता ने जिस तरह चुनावी मौसम में मुस्लिम शादी और तलाक कानून को समाप्त कर यूसीसी पर अपने मजबूत इरादों की झलक दिखाई है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में वो अपने फैसले से विरोधी दलों को चौंका सकते हैं। समित सेनगुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जेल में बंद इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के लिए फिदाइन साबित हो रहे हैं। एक तरफ वो आईएमएफ को खत लिखने की बात कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान की नई सरकार को नया कर्ज ना मिल पाए, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से चुनाव के नतीजों को रद्द करने की अपील भी कर रहे हैं, क्योंकि न्याजी पाकिस्तान में फौजी सरकार नहीं चाहते। इंसाफ की मांग या कुछ और प्लान, न्याजी को नया पीएम न मंजूर। न्याजी यानी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जो फिलहाल तो जेल में बंद हैं, लेकिन सलाखों के पीछे से ही वो मुल्क की सियासत में सैलाब लाए हुए हैं। कल आईएमएफ को खत लिखकर कर्ज रोकने की दरख्वास्त का ऐलान किया, तो आज उनकी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव को रद्द करने की अर्जी दाखिल कर दी। इमरान खान की पार्टी ने आम चुनाव के नतीजों में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाते हुए सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया। इमरान खान पहले ही चुनाव में हेराफेरी और पीटीआई के जनादेश को चुराने का आरोप लगा चुके हैं। पीटीआई का दावा है कि उनके समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों ने नेशनल असेंबली की 180 सीट पर जीत दर्ज की है, लेकिन धांधली की वजह से वो घटकर 92 हो गईं। ऐसे ही आरोप पीटीआई ने राज्यों के चुनाव में भी लगाए हैं। इमरान की पार्टी कभी विपक्ष में बैठने का ऐलान करती है, तो कभी सरकार बनाने के लिए छोटे दलों के साथ गठबंधन, फिर पाकिस्तान को मिलने वाले कर्ज रोकने की धमकी और अब सुप्रीम कोर्ट से चुनाव को रद्द करने की मांग। न्याजी का मकसद सिर्फ एक है, और वो ये कि किसी भी सूरत में फौजी सरकार को सत्ता में नहीं आने देना है। लेकिन इस बीच खबर ये आ रही है कि इसी महीने के आखिरी तक पाकिस्तान को नया वजीर आजम मिल जाएगा। नव निर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण के बाद 2 मार्च तक पाकिस्तान में नई सरकार का गठन होगा, जो नवाज की पीएमएलएन और बिलावल भुट्टो की पीपीपी के गठबंधन से बनेगी। पीएमएलएन अध्यक्ष शहबाज शरीफ की प्रधानमंत्री के पद पर वापसी लगभग तय है, क्योंकि नवाज शरीफ ऐसी सरकार का नेतृत्व नहीं करना चाहते जिसमें संसद में उनकी पार्टी का बहुमत न हो। पाकिस्तान में अभी नई सरकार बनी भी नहीं है, उससे पहले ही राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी भी हो चुकी है। मौजूदा राष्ट्रपति आरिफ अलवी का 5 साल का कार्यकाल पिछले साल सितंबर में ही खत्म हो गया था, लेकिन इसके बावजूद वो अब तक पद पर बने हुए हैं। अब पीएमएलएन, पीपीपी और उनके सहयोगी दल चाहते हैं कि उच्च सदन के चुनाव से पहले ही नया राष्ट्रपति चुन लिया जाए, जिसके लिए बिलावल ने अपने पिता और पाकिस्तान के पूर्व पीएम आसिफ अली जरदारी का नाम बढ़ाया है। लेकिन इमरान खान के रहते जरदारी का राष्ट्रपति बनना इतना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान में एक तरफ आम चुनाव के बाद सियासी संकट छाया हुआ है, तो दूसरी तरफ बॉर्डर इलाकों में उसका पड़ोसी मुल्क ईरान अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। एक बार फिर ईरान ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की और जैश अल अदल के कमांडर इस्माइल शाह बख्श और उसके कुछ साथियों को मार गिराया। पाकिस्तान में ईरान की सर्जिकल स्ट्राइक, ईरान ने फिर घर में घुसकर मारा। ईरानी स्ट्राइक से दहला पाकिस्तान। एशिया में इस वक्त एक और वॉर जोन बन गया है, जहां आमने सामने हैं ईरान और पाकिस्तान। ईरान पिछले 2 महीनों में पाकिस्तान पर कई हमले कर चुका है। ताज़ा अटैक आज सुबह बॉर्डर इलाके में आतंकवादियों के ठिकाने पर हुआ। ईरान का दावा है कि उसके सैन्य बलों ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकी संगठन जैश अल अदल के कमांडर इस्माइल शाह बख्श के साथ कुछ और आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। पाकिस्तान में इस वक्त आतंकी इस्माइल शाह बख्श की यह तस्वीर वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि यह वही आतंकी है जिसे ईरान ने अपना निशाना बनाया है। जी न्यूज इस खबर की पुष्टि नहीं करता है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है। पिछले महीने पाकिस्तान और ईरान ने एक दूसरे पर मिसाइलें फायर की थी और उस हमले ने पाकिस्तान का सिस्टम हिला दिया था। 2 साल पहले कुछ बॉर्डर गार्ड्स को कैप्चर करके ले गए थे और उनको बंदी बना रखा था। उनको छुड़ाने के लिए ईरान ने ये स्ट्राइक की है और कहा जा रहा है कि इसमें उन्होंने ये जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के कुछ आतंकी हैं
उनको, उनके कमांडर को ढेर किया और कुछ आतंकियों को भी ढेर किया और उनको सुरक्षित बचाकर वापस ले गए। इस हमले के बाद अब तक पाकिस्तान की सरकार, वहां की सेना या फिर विदेश मंत्रालय ने कोई जवाब नहीं दिया है। इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक सन्नाटा छाया हुआ है। ईरान के सैनिक पाकिस्तान की सीमा में हमले के बाद वापस ईरान लौट चुके हैं और ईरान की राजधानी तेहरान से इसके सबूत सामने आ रहे हैं। ईरान से आया पहला सबूत है वहां के इंतखाब न्यूज की यह खबर, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान की जमीन पर ईरान का ऑपरेशन हुआ, जिसमें ईरानी सुरक्षा बलों ने आतंकी समूह जैश अल अदल के नेता इस्माइल शाहबख्श की हत्या कर दी। पाकिस्तान और ईरान के बीच आतंकी इस्माइल शाहबख्श को लेकर चल रहा पूरा मामला समझिए। जैश अल अदल एक सुन्नी संगठन है जो पाकिस्तान की सीमा के करीब दक्षिण पूर्वी ईरान के इलाकों में सक्रिय है। जैश अल अदल का मतलब होता है न्याय की सेना। 2012 में इस संगठन को बनाया गया, जिसे ईरान आतंकी संगठन मानता है। 2013 में जैश अल अदल ने 14 ईरानी गार्ड्स को मार गिराने की जिम्मेदारी ली थी। जैश अल अदल का मामला शिया और सुन्नी मुसलमानों की लड़ाई में बदल गया है। ईरान इस वक्त भारत की तरह पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकियों को चुन चुनकर निशाना बना रहा है। पाकिस्तान की सरकार ऐसे हमलों को अनदेखा कर देती है या हमला मानने से इनकार कर देती है, लेकिन सिर्फ 40 दिन में ईरान ने दूसरी बार अटैक किया तो पाकिस्तान में घबराहट बढ़ गई है। ईरान ने बिल्कुल वही कार्रवाई की है, पाकिस्तान में घुसकर उनके जो आतंकवादी के ठिकाने हैं उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की है और ये बिल्कुल उसी माफिक थी जैसे हमने बालाकोट के अंदर स्ट्राइक की थी और उसी माफिक जैसे हमने उरी के बाद में स्ट्राइक की थी। उस समय भी हमने टेररिस्ट टारगेट जो है उनको चुना था। खैर, ईरान ने दोबारा हमला करके पाकिस्तान को ये जता दिया है कि वो अपने बॉर्डर एरिया में किसी आतंकी संगठन को पनपने नहीं देगा। अब देखना होगा कि पाकिस्तान इस पर क्या जवाब देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।